रात के 10 बज रहे हैं और खबरों की दस्तक के साथ मैं हूं श्वेता सिंह। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए कोरोना के लिए लॉकडाउन के चौथे चरण का जिक्र किया है। जिक्र हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी इस लॉकडाउन का स्वरूप कैसा होगा वो हमारे सामने नहीं है। 15 तारीख को अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री जब अपनी तरफ से अपने सुझाव मुकम्मल रूप में प्रधानमंत्री को दे देंगे, उसके बाद तय होगा कि किस तरह का लॉकडाउन का चौथा चरण होगा। लेकिन आज की इस बातचीत में, आज के इस भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो सबसे अहम बात की वो रही आर्थिक पैकेज की। यानी प्रधानमंत्री कोरोना के इस संकट काल में अर्थव्यवस्था को भी वापस पटरी पर लाने की बात कह रहे हैं। जो ऐलान उन्होंने किया उसे एक तरह से आप 2020 प्लान समझ लीजिए, और इसके जरिए 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज जो कि हिंदुस्तान की जीडीपी का 10% है। ग्लोबल वर्ल्ड में आत्मनिर्भरता की डेफिनेशन बदल रही है। अर्थ केंद्रित वैश्वीकरण बनाम मानव केंद्रित वैश्वीकरण की चर्चा आज जोरों पर है। वो भारत भूमि जब आत्मनिर्भर बनती है तब उससे एक सुखी समृद्ध विश्व की संभावना भी सुनिश्चित होती है। आत्मनिर्भरता, आत्मबल और आत्मविश्वास से ही संभव है। आपदा को अवसर में बदलने का हुनर जिस नेता को आता है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। उस आत्मनिर्भर भारत के लिए लॉकडाउन का यह सिलसिला चौथे चरण में भी पहुंचेगा। हम मास्क पहनेंगे, 2 गज दूरी का पालन करेंगे, लेकिन अपने लक्ष्यों को दूर नहीं होने देंगे। इसलिए लॉकडाउन का चौथा चरण, लॉकडाउन 4, पूरी तरह नए रंग रूप वाला होगा, नए नियमों वाला होगा। अब कोरोना ने भले सोचा था कि वो जिंदगी को ठप कर देगा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ठाना है कि विकास की पटरी पर देश को दौड़ाना है। कोरोना से लड़ना है, मगर जिंदगी को आगे बढ़ाना भी है, और इसके लिए पैसा चाहिए। तो प्रधानमंत्री मोदी ने किया कोरोना पर सबसे बड़ा ऐलान। प्रधानमंत्री मोदी का कोरोना संकट पर बड़ा ऐलान, कोरोना से लड़ने के लिए 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज। साथियों, कोरोना संकट का सामना करते हुए नए संकल्प के साथ मैं आज एक विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा कर रहा हूं। यह आर्थिक पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान, आत्मनिर्भर भारत अभियान की अहम कड़ी के तौर पर काम करेगा। साथियों, हाल में सरकार ने कोरोना संकट से जुड़ी जो आर्थिक घोषणाएं की थी, जो रिजर्व बैंक के फैसले थे, और आज जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान हो रहा है, उसे जोड़ दें तो ये करीब करीब 20 लाख करोड़ रुपए का है। 20 लाख करोड़ रुपए का है। ये पैकेज भारत की जीडीपी का करीब करीब 10% है। कोरोना से पूरा देश पिछले 1.5 महीने से ज्यादा समय से लॉकडाउन में है। इसके कारण लोगों की रोजी रोटी चली गई, कारोबार ठप हो गया, व्यापार ठप हो गया, दुकानें बंद हो गई, फैक्ट्रियों पर ताला जड़ गया, कंपनियां कराहने लगी। लेकिन इन सारी तकलीफों पर 20 लाख करोड़ का मरहम लगाने आ गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 20 लाख करोड़ रुपए का एक पैकेज 2020 में देश की विकास यात्रा को 20 लाख 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान को एक नई गति देगा।
आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए इस पैकेज में लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉज सभी पर बल दिया गया है। इस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशोक जी, बहुत स्वागत है आपका। 20 लाख करोड़ के पैकेज की अगर बात की जाती है, क्या आप संतुष्ट हैं? क्या आपको लग रहा है राजस्थान को उसका हिस्सा जो आपने मांग की है इतने दिनों से, वो मिलने की तैयारी हो चुकी है? श्वेता सिंह जी, मैं समझता हूँ कि ये तो स्टिमुलस पैकेज है, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ। ये आर्थिक पैकेज जो है, इसको कहना ये देर आए दुरुस्त आए, बेटर लेट देन नेवर, क्योंकि बहुत लंबे समय से इंतजार था इसका। ये ट्रेड के लिए, कॉमर्स के लिए, इंडस्ट्री के लिए विशेष रूप से होगा। अब कल से मालूम पड़ेगा कि वित्त मंत्री किस किस रूप में क्या घोषणा करती है। और मेरे हिसाब से अलग से स्टेट गवर्नमेंट के किस प्रकार इमदाद करे केंद्र सरकार, उसके लिए स्पष्ट घोषणा होनी चाहिए थी। आज ये कोई जिक्र नहीं किया प्राइम मिनिस्टर ने कि राज्यों को भी इसमें ग्रांट मिलेगी, हिस्सा मिलेगा, कोई बात कही नहीं गई, इसलिए मैं कुछ नहीं कह सकता। हमने मांग कर रखी है कि राज्य सरकारों की जो लॉकडाउन के कारण से रेवेन्यू समाप्त हो गई है, कल्पना से बाहर हो गई है, बिना केंद्र सरकार के सहयोग के असंभव है कि राज्य सरकारें किस प्रकार अपनी गाड़ी को पटरी पर लाएगी, किस प्रकार आगे काम कर पाएंगी। जब लॉकडाउन ही है तो ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्री सब बंद हो गई है, एक्साइज, ट्रांसपोर्ट वो सब बंद हो चुके थे, टूरिज्म का सेक्टर खत्म हो चुका था। तो राज्यों को अलग से पैकेज देने की बात इनको करनी चाहिए थी। अब कल मालूम पड़ेगा कि उसमें वो क्या 20 लाख करोड़ में क्या क्या पैकेज देते हैं। पर जिस तरह से आपने मांग की, आपने राजस्थान में जिस तरीके से संभाला है और जिस तरह से अपनी बातें रखी होंगी प्रधानमंत्री के सामने, लॉकडाउन 4 हो रहा है, लॉकडाउन 4.0 हो रहा है, वो तो समझ में आ गया है। लेकिन आपको लग रहा है कि राज्यों को ये आजादी अगर दी गई है कि आप ये निर्धारित कीजिए और आप जो निर्धारित करेंगे उसके आधार पर हम आगे की घोषणा करेंगे, ये एक पॉजिटिव बदलाव है लॉकडाउन में? मांग तो यार तब तक केंद्र सरकार चलाएगी लॉकडाउन को पूरे देश के अंदर। सारे सर्कुलर को 600 सर्कुलर निकल गए होंगे केंद्र से, रोज सर्कुलर निकल रहे थे और राज्य सरकारें फॉलो कर रही थी। सब राज्य सरकारों ने अपने अपने हिसाब से काम करने की कमी नहीं रखी और विपक्षी पार्टियों ने पूरा सहयोग दिया केंद्र सरकार को। जैसे सोनिया गांधी जी ने खुल के कहा प्रधानमंत्री को हम आपके साथ खड़े। इस रूप में सबने साथ दिया कि माहौल बना, लॉकडाउन में लोग रहे, उनको विश्वास था कुछ हमारे लिए होगा। पर 1.5 महीने से ज्यादा समय हो गया, तब तक वो बंद रहेंगे। इसलिए जरूरी है, संतुलन रखना जरूरी है। कोविड-19 का मुकाबला भी हम लोग करें, एक्टिविटी शुरू हो। अब देखते हैं कि जो छूट दी गई है, छूट दी जाएगी, बताएंगे वो। उसके बाद में कौन सा रेड जोन, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन होगा, किस इलाके में दुकानें खुलेगी, कहाँ पर इंडस्ट्री शुरू होगी, एक्टिविटी बढ़ेगी, मैं समझता हूँ होना भी आवश्यक है। राज्य सरकारों की रेवेन्यू जब खत्म हो गई, केंद्र की कम हो गई रेवेन्यू, उनके पास RBI दे दिया है, हमारे पास कुछ नहीं है। इसलिए मैं चाहूंगा कि केंद्र सरकार राज्यों के लिए भी पैकेज घोषित करें। कहाँ कहाँ उनको इंटरेस्ट फ्री लोन मिलेगा, कहाँ लोन लिमिट को बढ़ाया जाएगा, GDP का 3% है वो 5% किया जाएगा, किस प्रकार मॉनिटरिंग होगा जो सरकारों को चुकाना पड़ता है राज्य सरकारों को, उसमें मॉनिटरिंग लगे। केंद्र सरकार को खुद को आगे आती है, जबकि कॉमन लड़ी है कोविड-19 के सबने, तो राज्य सरकार क्यों मांग करें केंद्र से बार बार? केंद्र को खुद को आगे आके फैसला करना चाहिए। सरकार हम राज्य सरकारों को कंफर्टेबल बनाएं जिससे कि देश की इकोनॉमी मजबूत हो सके, क्योंकि राज्य सरकार द्वारा ही पैसा पहुंचेगा गरीब तक, गांव तक, किसान तक, मजदूर तक। कोई पैसा परचेजिंग पावर बढ़ेगी, वो खर्च करेंगे, वहाँ पर मार्केट के अंदर डिमांड बढ़ेगी, उसके कारण सस्ती चलेगी। अशोक जी, एक तरफ होती है ये आर्थिक बातें और दूसरी तरफ वो बीमारी जो हम सबके बीच है। आपके हिसाब से, चूंकि ये बीमारी अब तो जो शोधकर्ता हैं, जो रिसर्चर्स हैं, वो कह रहे हैं कि अभी 2 साल तक हो सकता है हमें इसके साथ जीना पड़े। आपके हिसाब से लॉकडाउन की ऐसी कड़ाई
क्या आप चाहेंगे कि राजस्थान में लागू रहे, या फिर आप चाहेंगे कि लोग एहतियात के साथ साथ जीना सीखें और कोरोना के इस संकट काल से हम उस तरीके से, सिर्फ लॉकडाउन नहीं बल्कि उस तरीके से आगे बढ़ें? आपने बिल्कुल ठीक कहा। इस देश में 130 करोड़ की जनसंख्या है, इसलिए चाहते हुए भी लॉकडाउन में रहना मंजूर नहीं है लोगों को। बंगले तो है नहीं लोगों के पास में, स्लम एरियाज है, बस्तियां गरीबों की है, एक कमरे में लोग रहते हैं, 2 कमरे में रहते हैं, कैसे लॉकडाउन में रह सकते हैं महीनों तक। इसलिए मैंने कहा आपको कि एक्टिविटी शुरू भी होनी चाहिए। और चिंता इस बात की है कि लाखों मजदूर, उनको मजदूरी मिली नहीं है टाइम पे, जबकि भारत सरकार ने कहा था कि इनको मजदूरी घर बैठे मिलनी चाहिए, और वो लोग एक प्रकार से चिंता में घर कर गई, चिंता है उनके दिलो दिमाग के अंदर। एक बार तो मैं अपने गांव जाना, अपने परिवार से मिलना है, चाहे कुछ भी हो जाओ। कई जगह फैक्ट्री चालू हो गई है, वहां भी लोग रुकने के लिए तैयार नहीं, मजदूर कह नहीं हम तो एक बार गाँव जाएंगे ही जाएंगे। अब जब ये गाँव जाएंगे तो 2 मुसीबत आएगी। एक तो समस्या आएगी कि इनको रोजगार मिले वहां पर, कब तक वहां रहेंगे, वापस कब आएंगे, कब इनका कॉन्फिडेंस लौटेगा। और दूसरा है कि अगर गांव में जाएंगे तो हमने राजस्थान में पूरी तरह व्यवस्था करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, एसडीओ लेवल पर, डीएलओ, बीएलओ, कि वो क्वारंटाइन पे जोर दे, व्यवस्थित ढंग से क्वारंटाइन हो लोगों का पहले। और जो सिम्टम दिखे उनका बाकायदा इत्तला है, राजधानी तक इत्तला है, मॉनिटरिंग पूरी करे IT बेस्ड, जिससे गांव में ये कोरोना फैले नहीं। अभी तक तो शहरों में फैला हुआ है, इसलिए हम लोग सफल हो गए पूरे देश के अंदर उसको काबू में रखने के लिए। और अगर गांव में फैल गया तो ये बड़े मुश्किल का काम हो जाएगा, फिर राज्य सरकारें भी चाहते हुए भी वो नहीं कर पाएगी जो आज कर रही है। इसलिए सरकारों को सोच समझ के पूरी व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्वारंटाइन का व्यवस्था करने की, जो मैंने कहा आपको वो पूरी व्यवस्था करनी पड़ेगी। और साथ में जो भी आपने कहा था कि कोरोना के साथ में जिंदगी बितानी है, साल भर, 6 महीने, 2 साल, किसी को पता नहीं है। उसके लिए एजुकेट करना पड़ेगा पब्लिक को, किस प्रकार से सोशल डिस्टेंसिंग मस्ट है, किस प्रकार से मास्क लगाना मस्ट है, किस प्रकार गैदरिंग बड़ी नहीं होगी, कुछ नियम कायदे बने रहेंगे और फॉलो करने का सरकार का होगा। दुकानों पे लोग जाएंगे सामान खरीदने के लिए, वहां भी डिस्टेंस मेंटेन नहीं करें, मास्क लगाए दुकानदार खुद, और जो लेने जाएगा सामान वो भी मास्क लगाए, बगैर मास्क लगाए हुए दुकानदार को सामान बेचेगा ही नहीं। इस प्रकार की पाबंदी है, थूकने में पाबंदी है, गुटखा पान खा करके थूकते रहते हैं, कोरोना फैल सकता है। पाबंदी हमें उस ढंग से मेंटेन करनी पड़ेगी जिससे बचाव कर सकेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक गहलोत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। राजस्थान के मुख्यमंत्री जो ये बता रहे हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री के सामने बहुत दिनों से ये मांग रखी गई थी कि आवंटन हो इस जो आर्थिक परेशानियां हैं उससे निकलने का, लेकिन सब अभी इंतजार करना चाहते हैं कि आवंटन किस क्षेत्र को, किस राज्य को होने वाला है, किस सूरत में होने वाला है। बहरहाल जो आवंटन है उसके बारे में भी हम एक आंकड़ा आपको दिखाते हैं, क्योंकि 20 लाख करोड़ के पैकेज की बात हो रही है जो कि कोरोना के इस काल में दी जा रही है। तो भारत का जो जीडीपी है उसका 10%, प्रधानमंत्री ने कहा उसका 10% है। अब तुलना में आप देखिए कि बाकी देशों की स्थिति में हम कहां पर खड़े हैं। सबसे ऊपर आपको जापान इसमें नजर आ जाएगा जो 21% से अधिक की जीडीपी की बात जहां पर हो रही है, और उसके साथ ही नंबर 2 पर आता है अमेरिका 13% के साथ, जर्मनी 10.7% के साथ, भारत 10% के साथ, और भारत के नीचे आते हैं फ्रांस 9.3, स्पेन 7.3, इटली 5.7, ब्रिटेन 5%, चीन 3.8%। प्रधानमंत्री एक बार फिर जब लोगों को संबोधित करने के लिए आए थे तो उनका आत्मविश्वास भी दिख रहा था और उनकी सहजता भी दिख रही थी जो लोगों के साथ बातचीत में अमूमन दिखती है। वो अलग अलग नारे हर बार देकर जाते हैं। इस बार जो उनका पूरा फोकस था वो अर्थव्यवस्था पर था, क्योंकि उन्होंने कहा कि एक ऐसा संक्रमण काल है जिसको लेकर हमें सचेत तो रहना है, लेकिन आपकी पूरी जिंदगी सिर्फ कोरोना के इर्द गिर्द नहीं घूम सकती है और तैयारी देश को उसी की करनी होगी। यानी इतना समझ लीजिए कि जान को भी पटरी पर लाने की कोशिश और जहान को भी। ये संकट इतना बड़ा है कि बड़ी से बड़ी व्यवस्थाएं हिल गई हैं, लेकिन
इन्हीं परिस्थितियों में हमने, देश ने हमारे गरीब भाई बहनों की संघर्ष शक्ति, उनकी संयम शक्ति का भी दर्शन किया है। खासकर हमारे जो रेहड़ी वाले भाई बहन हैं, ठेला लगाने वाले हैं, पटरी पर सामान बेचने वाले हैं, जो हमारे श्रमिक साथी हैं, जो घरों में काम करने वाले भाई बहन हैं, उन्होंने इस दौरान बहुत कष्ट झेले हैं। प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर संजीव सान्याल इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजीव जी, 20 लाख करोड़ के पैकेज को अगर हम इस तरह से समझना चाहें कि ये इतने बड़े देश के लिए, जहां पर अलग अलग राज्य अपनी तरफ से बड़ी बड़ी मांगे रख रहे थे आर्थिक पैकेज की, उसमें कितना पर्याप्त होगा, कितनी खुशी देश इसमें देख सकता है? देखिए, मैं इनके जो डिटेल्स हैं उनको तो मैं बता नहीं सकता, वो तो वित्त मंत्री जी कल बताएंगी। मैं इतना ही कह सकता हूं कि बहुत सारे डिमांड्स थे कि बड़ा पैकेज होना चाहिए, और हम लोगों ने जो ये पैकेज अभी प्रधानमंत्री ने आपके सामने अभी जो इसका जो जिक्र किया है, वो जीडीपी का 10% तक है। तो मतलब ये छोटा पैकेज नहीं है, ये 20 लाख करोड़ का पैकेज है। उसकी जो डिटेल्स हैं आपको 1-2 दिन में आप जान सकेंगे। लेकिन ये मैं कहूंगा कि उद्योग से और विभिन्न जो ग्रुप्स हैं उनसे हम लोगों ने जो मांग थी, उनसे ये कहीं अधिक है, तो जो उनसे ये अधिक है। जी, जैसे अभी फिक्की से ही हमारी बातचीत हो रही थी, उनके अध्यक्ष, तो उन्होंने कहा कि उनकी तरफ से अगर अलग अलग हेड्स की वो जोड़ भी वो देती हैं तो 11 से 12 लाख करोड़ की बात हो रही थी। ये उनकी उम्मीद से दोगुना है। तो हम ये माने कि कोई ऐसा सेक्टर नहीं रह जाएगा, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं रह जाएगा जिसे लगे कि मुझे छोड़ दिया गया इसमें से। हाँ, तो ये कोशिश हमारी रही है कि हर समाज के हर वर्ग को कुछ न कुछ मिले, और प्रधानमंत्री ने भी यही कहा कि एकदम हर स्तर के लिए कुछ न कुछ होगा। और ये एक बार में नहीं, हमको काफी स्टेज मतलब ये इनके जो अनाउंसमेंट्स हैं एक बार में नहीं होगा, कुछ 2-3 राउंड लगेंगे, क्योंकि ये बहुत विस्तार में बताने में समय लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद संजीव सान्याल जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो जो परतें हैं, जो पूरे डिटेल्स हैं, वो कल से खुलना शुरू होंगी, जब वित्त मंत्रालय की तरफ से सारी चीजें बताई जाएंगी एक एक करके। लेकिन अभी सरकार की तरफ से यही कहा जा रहा है कि ध्यान सबका रखने की कोशिश की गई है। तो अब देखते हैं कि कल से जो एक एक करके जो सारी चीजें हमारे सामने आती हैं वो कैसी होती हैं। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पहले ये संकट इतना बड़ा है कि बड़ी से बड़ी व्यवस्थाएं हिल गई हैं, लेकिन इन्हीं परिस्थितियों में हमने, देश ने हमारे गरीब भाई बहनों की संघर्ष शक्ति, उनकी संयम शक्ति का भी दर्शन किया है। खासकर हमारे जो रेहड़ी वाले भाई बहन हैं, ठेला लगाने वाले हैं, पटरी पर सामान बेचने वाले हैं, जो हमारे श्रमिक साथी हैं, जो घरों में काम करने वाले भाई बहन हैं, उन्होंने इस दौरान बहुत कष्ट झेले हैं। करीब 33 मिनट के राष्ट्र के नाम अपने संदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन के दौरान लोगों की असुविधा का जिक्र किया, लेकिन देश की निगाहें इस बात पर लगी थी कि लॉकडाउन आगे बढ़ेगा या फिर 17 मई को खत्म हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण के करीब करीब आखिर में तस्वीर साफ कर दी। बोले कि इस बार लॉकडाउन 4 नए रंग रूप वाला होगा। लॉकडाउन का चौथा चरण, लॉकडाउन 4, पूरी तरह नए रंग रूप वाला होगा, नए नियमों वाला होगा। लॉकडाउन 3 के वक्त देश को कोरोना संक्रमण के लिहाज से ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन और रेड जोन में बांटा गया था। उसी के हिसाब से छूट दी गई थी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये साफ किया कि लॉकडाउन 4 तो होगा ही, लेकिन इसमें सेहत के साथ साथ जिंदगी को पटरी पर लौटाने के भी नुस्खे होंगे। सभी एक्सपर्ट्स बताते हैं, साइंटिस्ट बताते हैं कि कोरोना लंबे समय तक हमारे जीवन का हिस्सा बना रहेगा, लेकिन साथ ही हम ऐसा भी नहीं होने दे सकते कि हमारी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ कोरोना के इर्द गिर्द ही सिमट कर रह जाए। हम मास्क पहनेंगे, 2 गज दूरी का पालन करेंगे, लेकिन अपने लक्ष्यों को दूर नहीं होने देंगे। देश में जितनी भी बार लॉकडाउन बढ़ा, उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की। सोमवार को भी उन्होंने मुख्यमंत्रियों के साथ 2 चरणों में मैराथन बैठक की थी। 5 मुख्यमंत्रियों ने साफ साफ कहा कि लॉकडाउन आगे बढ़ाया जाए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि राज्यों के सुझावों के आधार पर ही लॉकडाउन 4 की रूपरेखा तय की जाएगी। राज्यों से हमें जो सुझाव मिल रहे हैं, उनके आधार पर लॉकडाउन 4 इससे जुड़ी जानकारी भी आपको 18 मई से पहले दी जाएगी। मुझे पूरा भरोसा है कि नियमों का पालन करते हुए हम कोरोना से लड़ेंगे भी और आगे भी बढ़ेंगे। कोरोना संक्रमण के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक 5 बार संबोधित कर चुके हैं। 19 मार्च को उन्होंने जनता कर्फ्यू लगाने की बात कही थी, तो 24 मार्च को उन्होंने लॉकडाउन के पहले चरण का ऐलान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा कि लॉकडाउन 4 पूरी तरह नए रंग रूप में होगा। ऐसे में सवाल है कि क्या रेलवे के बाद हवाई उड़ानें भी देश में शुरू की जाएंगी? क्या सड़कों पर सार्वजनिक यातायात शुरू किया जाएगा? क्या लॉकडाउन 4 में अब तक बंद आर्थिक गतिविधियां शुरू होंगी? क्या मॉल, सिनेमाघर और बाजार खुलेंगे? जो मजदूर अपने घर नहीं जा पाए हैं, क्या उन्हें वहीं रोजगार मिलेगा? इस संकट को ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मानकर हम आत्मविश्वास के साथ पॉजिटिव खड़े रहे और देश को आगे लेकर जाए, ये संदेश कृति से प्रधानमंत्री जी ने दिया है। मैं विशेष रूप से लघु उद्योग, कुटीर उद्योग और जो ग्रामोद्योग है, उनके लिए प्रधानमंत्री जी ने ये जो सपोर्ट दिया है, ये इंडस्ट्री कभी भूल नहीं सकती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार के अपने संबोधन में कोरोना से डर की बात रखी, दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं पर इसके असर की बात रखी, तो पूरे आत्मविश्वास के साथ देश को आत्मनिर्भर बनाने की बात भी कही। संदेश साफ था कि कोरोना संक्रमण अपनी जगह, जिंदगी की रफ्तार अपनी जगह। तमाम बंदिशें खत्म होंगी, जिंदगी पटरी पर लौटेगी। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5वीं बार संबोधित कर रहे थे पूरे देश को, और हम आपको जरा अलग अलग संबोधनों के समय क्या भारत में हालात थे वो भी दिखाते हैं, और प्रधानमंत्री ने जो ये संबोधन किया, ये कितने ड्यूरेशन का किया, कितने मिनट तक उन्होंने लोगों से बातचीत की, ये हम सबसे पहले आपको जरा दिखा देते हैं। प्रधानमंत्री ने पहली बार 19 मार्च को संबोधित किया, जब 29 मिनट तक वो बोले। उस समय कोरोना के मामले 173 थे देश में। 24 मार्च को जब वो देश के सामने आए तो 28 मिनट का उन्होंने भाषण दिया। 519 उस समय केस थे भारत में। 3 अप्रैल को लगभग 11.25 मिनट का भाषण उन्होंने दिया। 2308 मामले उस समय तक सामने आ चुके थे। 14 अप्रैल को 25 मिनट का उनका जब भाषण हुआ, तब तक देश में 10,363 मामले थे। 12 मई को जब वो देश के सामने यानी आज आए तो 33 मिनट का उनका ये भाषण अब तक का सबसे लंबा। 70,756 मामले देश में आ चुके थे। हालांकि ये मामले आपको तेजी से बढ़ते हुए दिख रहे हैं, लेकिन कोरोना जिस तरह का संक्रमण है उसमें बाकी देशों की तुलना में भारत 10,000 से 70,000 तक पहुंचने वाला, सबसे धीमी रफ्तार से पहुंचने वाला देश है, और उसकी सबसे बड़ी वजह लॉकडाउन भी है। बहरहाल आज जो प्रधानमंत्री का संबोधन था, उस पर किस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, एक बार आपको सुनाते हैं। संकट में प्रधानमंत्री ने जो ऐतिहासिक पैकेज जाहिर किया है, मैं देश की जनता की ओर से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं।
विशेष रूप से एमएसएमई, कुटीर उद्योग और लघु उद्योग के बारे में जिस बातों की हमारी अपेक्षा थी वो उन्होंने पूरी करके दी है। और एक आत्मनिर्भर हिंदुस्तान हो, और हमारे हिंदुस्तान में टेक्नोलॉजी है, रिसोर्सेस है, इसके साथ साथ हमारे देश में रॉ मटेरियल अवेलेबल है और हम ग्लोबल इकोनॉमी में एक सुपर इकोनॉमिक पावर बना सकते हैं। ये प्रधानमंत्री जी का सपना है और इसलिए इस संकट को ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मानकर हम आत्मविश्वास के साथ पॉजिटिव खड़े रहे और देश को आगे लेकर जाए, ये संदेश कृति से प्रधानमंत्री जी ने दिया है। कोरोना संकट से उभरने के लिए देश के गरीब के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम के लिए और प्रवासी श्रमिकों के लिए फेरी नीति से आच्छादित होने वाले ठेला, खोमचा, रेहड़ी, पटरी व्यवसायी या अन्य रोज कमाने वाले उन सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़े आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। 20 लाख करोड़ रुपए के इस आर्थिक पैकेज के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। ये पैकेज पहले ही घोषित हो जाना चाहिए था, विलंब हुआ है, लेकिन अभी ये स्पष्ट नहीं है पैकेज में क्या क्या होगा। मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए। कल अब वित्त मंत्री जी इसके बारे में खुलासा करेंगी, तब स्पष्ट होगा कि किस सेक्टर को किन किन प्रावधानों के तहत उन्हें सहयोग मिल पाएगा। राज्य सरकार को भी इसमें कितना मिल पाया है, क्योंकि राज्य सरकार के पास बड़ी जिम्मेदारी है। आज प्रधानमंत्री ने एक 20 लाख करोड़ रुपए की फाइनेंशियल पैकेज का घोषणा किया, लेकिन साथ साथ उन्होंने कहा कि अभी तक जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और वित्त मंत्रालय ने जो घोषणाएं की, उन सभी को समेटते हुए ये तकरीबन 20 लाख करोड़ रुपए बनता है। लेकिन उसके विवरण क्या है वो कुछ नहीं बताए। जब तक ये विवरण नहीं आता उसके ऊपर टिप्पणी करना मुश्किल है। एक आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई है, 20 लाख करोड़ की घोषणा की गई है केंद्र सरकार द्वारा, लेकिन किस तरीके से इसका इस्तेमाल होगा, किस तरीके से आवंटित किया जाएगा ये अलग अलग क्षेत्रों में, उसके लिए आने वाले चंद दिन बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि वित्त मंत्रालय की तरफ से वो पूरा खाका बताया जाएगा। प्रधानमंत्री ने क्या कहा है आज इस आवंटन को लेकर, इस आर्थिक पैकेज को लेकर, पहले वो सुना देते हैं आपको। साथियों, कोरोना संकट का सामना करते हुए नए संकल्प के साथ मैं आज एक विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा कर रहा हूं। यह आर्थिक पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान, आत्मनिर्भर भारत अभियान की अहम कड़ी के तौर पर काम करेगा। साथियों, हाल में सरकार ने कोरोना संकट से जुड़ी जो आर्थिक घोषणाएं की थी, जो रिजर्व बैंक के फैसले थे और आज जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान हो रहा है, उसे जोड़ दें तो ये करीब करीब 20 लाख करोड़ रुपए का है। 20 लाख करोड़ रुपए का है। ये पैकेज भारत की जीडीपी का करीब करीब 10% है। इन सबके जरिए देश के विभिन्न वर्गों को आर्थिक व्यवस्था की कड़ियों को 20 लाख करोड़ रुपए का संबल मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। 20 लाख करोड़ रुपए का एक पैकेज 2020 में देश की विकास यात्रा को 20 लाख 2020 में
आत्मनिर्भर भारत अभियान को एक नई गति देगा। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए इस पैकेज में लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉज सभी पर बल दिया गया है। ये आर्थिक पैकेज हमारे कुटीर उद्योग, गृह उद्योग, हमारे लघु मंझोले उद्योग, हमारे एमएसएमई के लिए हैं, जो करोड़ों लोगों की आजीविका का साधन है, जो आत्मनिर्भर भारत के हमारे संकल्प का मजबूत आधार है। ये आर्थिक पैकेज देश के उस श्रमिक के लिए हैं, देश के उस किसान के लिए हैं, जो हर स्थिति, हर मौसम में देशवासियों के लिए दिन रात परिश्रम कर रहा है। ये आर्थिक पैकेज हमारे देश के मध्यम वर्ग के लिए है, जो ईमानदारी से टैक्स देता है, देश के विकास में अपना योगदान देता है। ये आर्थिक पैकेज भारतीय उद्योग जगत के लिए है, जो भारत के आर्थिक सामर्थ्य को बुलंदी देने के लिए संकल्पित है। हमारे साथ इस समय केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जुड़ रहे हैं। नितिन जी, बहुत स्वागत है आपका। क्योंकि कोरोना के संकट काल में पूरी दुनिया में हमने देखा है कि किस तरीके से न सिर्फ जान बल्कि जो पूरी अर्थव्यवस्था है उस पर प्रहार हुआ है। तो भारत में जो जो तबके, चाहे वो छोटे से छोटा क्यों ना हो या बड़ी से बड़ी इंडस्ट्री क्यों ना हो, आर्थिक तौर पर उसे जहां जहां चोट लगी है, ये 20 लाख करोड़ सबको मरहम का काम करेंगे। 100% करेंगे। देखिए, मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा कि ये पैसा जब सर्कुलेशन में आएगा, लिक्विडिटी बढ़ेगी, तो ट्रेड और बिजनेस बढ़ेगा, और बिजनेस का जो चक्र है, इकोनॉमी का जो चक्र है, व्हील है, वो गतिशील बनेगा। इससे पर कैपिटा इनकम, जीडीपी पर भी इंपैक्ट होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसका उपयोग करते हुए हमारे देश के उद्योजकों को अब हमको एक्सपोर्ट बढ़ाना होगा और इंपोर्ट कम करना होगा। और ये एक अपॉर्चुनिटी है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी लानी होगी और साथ टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना पड़ेगा। और चाइना के प्रति जिस प्रकार की भावना पूरे वर्ल्ड में हो रही है, वो देखते हुए मुझे लगता है कि ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। और इसलिए पूरे दुनिया में इंडिया को सुपर पावर बनाने के लिए ये जो एक बहुत अच्छा ताकतवान ऐसा बूस्टर डोज प्रधानमंत्री जी ने दिया है, उससे गांव, गरीब, मजदूर, किसान से लेकर उद्योजकों तक सबके लिए इसका फायदा होगा। और निश्चित रूप से जो निराशा है, लोग थके हुए थे, और कोरोना की लड़ाई तो चल रही है, पर एक बात श्वेता जी मैं आपको बता दूं, कोरोना की लड़ाई और इकोनॉमिक लड़ाई, ये दोनों के इसमें एक बात सबको ध्यान में रखनी होगी कि हमें ये लड़ाई लड़ते समय आर्ट ऑफ लिविंग विथ कोरोना, ये अब हमको अडॉप्ट करना होगा। और उसके लिए मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंस 1 मीटर से ज़्यादा मेंटेन करना, सैनिटाइजर से बार बार हाथ धोना, और इस प्रकार से धीरे धीरे हमारे बिजनेस, हमारी इंडस्ट्री, हमारा रिटेल बिजनेस, हमारा ट्रांसपोर्ट धीरे धीरे शुरू हो जाएगा। पर ये सब बातों का हमको निश्चित रूप से उसके लिए पालन करना होगा और हमको आगे जाना होगा। और निश्चित रूप से आगे जाने के लिए, अनेक माइलों तक आगे जाने के लिए, एक आत्मनिर्भर, सुखी, समृद्ध और संपन्न देश बनाने के लिए एक अच्छी शुरुआत, एक अच्छी नींव प्रधानमंत्री ने डाली है। और इस संकट से उभरकर पॉजिटिविटी के साथ, आत्मविश्वास के साथ निश्चित रूप से देश आगे जाएगा और देश की जनता आगे जाएगी, ये मेरा विश्वास है। नितिन जी, आप निजी तौर पर भी बातचीत में आपदा में अवसर ढूंढने की बात करते रहे। आपने अपनी भी जिंदगी की बहुत बार जब मुश्किलों के बारे में बताते रहे, तो आप ये बताएं कि उसमें किस तरीके से एक अवसर निकला और किस तरीके से आप आगे बढ़े। आज पूरे देश के लिए ये कहा जा रहा है। आज जब प्रधानमंत्री ने ये कहा कि जब ये शुरुआत हुई थी इसकी, उस समय हम न पीपीई किट्स बनाते थे, न हम बनाते थे मास्क। आज की तारीख में, चूंकि चीन का जिक्र आपने खुद किया है अभी, तो हम क्या सचमुच में ये माने कि ये जो बातें चल रही हैं कि बहुत सारे देश नाराज हो रहे हैं, निराश हो रहे हैं चीन के रवैये से, वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी हिंदुस्तान के पास सचमुच में आ सकती है?
देखिए, आपने बहुत सही सवाल पूछा। हमारे पास नागपुर में एक एमएसएमई का ऑरेंज क्लस्टर करके कंपनी है, 1000 से 1200 महिला पुरुष काम करते हैं। और इंग्लैंड पीटर या कोई बड़ा ब्रांड है, पीटर इंग्लैंड, उसके शर्ट यहाँ बनते हैं। तो मैंने हमारे उप संचालक है यहाँ पार्लेवार करके उनको कहा कि हम ये पीपी किट क्यों नहीं बना सकते, और उन्होंने बनाया। उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, उनको सब अप्रूवल मिल गए। मुझे बड़ा दुख हुआ जिस दिन चाइना से हवाई जहाज भरकर ये पीपी किट आई। आज हमारा देश पीपीए किट में स्वयंपूर्ण है और हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फिर सैनिटाइजर की बात आई, 1200 रुपये लीटर तक भाव गया। अब हमारी भी शुगर मिल थी, हम अल्कोहल बनाते, तो मैंने सब शुगर मिल को कहा कि आप भी बनाओ। अब महाराष्ट्र में सब बनाने लगे। अब वो अल्कोहल का रेट 400 रुपये लीटर आया। मैंने तो कम से कम 1 लाख बॉटल फुकट लोगों को बांटी, और आज हम लोग अब सैनिटाइजर भी बना सके। तो मुझे लगता है हिंदुस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है। अभी हमारे यहाँ वेंटिलेटर शॉर्टेज था, हमारे लोग उसको बना रहे हैं, हमारे स्टार्टअप उसका डिज़ाइन कर रहे हैं। मैं मेडिकल डिवाइसेस में हम आगे निकल रहे हैं, और एमएसएमई में तो अब बहुत पोटेंशियल है। तो मैं आपको बहुत बार एक बात कहता हूँ कि इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल एंड एक्सपीरियंसेस, वी नेम इट एज ए नॉलेज, एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ ही हमारा फ्यूचर है। और अभी हम एक किताब निकालने जा रहे हैं कि 3 साल में हमारा इंपोर्ट कितना हुआ और एक्सपोर्ट कितना हुआ। क्या ये इंपोर्ट कम करने के लिए हम नीति बनाएंगे, और देश के टैलेंट को, देश के उद्योजकों को हम कहेंगे कि हमको इंपोर्ट के बजाय देश में करना है। ये संभव है। अगरबत्ती की काड़िया और चमचे आइसक्रीम खाते हुए ये भी चाइना से आते थे। जब मेरे सामने मैं पीयूष जी के पास गया, बहुत ड्यूटी लगाई, तो ये इंडस्ट्री वाले मेरे ऊपर बहुत नाराज हुए। मैंने बोला कोई नहीं, मैं सुनूंगा नहीं करूंगा ये। तो फिर मैंने उनको मजाक में कहा, क्या हिंदुस्तान में चमचों की भी कमी है कि वो भी हम इंपोर्ट करेंगे? तो फिर आज हमारे देश में चमचे भी तैयार हो रहे हैं। अगरबत्ती की 4000 करोड़ का इंपोर्ट है। अब अगरबत्ती वाले मुझे बता रहे हैं कि सर हमने अभी तैयारी कर ली, और बाम्बू का भी प्लांटेशन हो रहा है, और 4000 करोड़ का इंपोर्ट बच रहा है। तो मेरा यही कहना है कि अब हमको पॉजिटिविटी के साथ और सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ और टेक्नोलॉजी का उपयोग करके और निश्चित रूप से स्वावलंबन और स्वदेशी का आधार पकड़ के अब विलेज इंडस्ट्री का टर्नओवर इस साल हमारा 88,000 करोड़ है। ये मेरे हाथ में ये जो घड़ी है ये टाइटन की है, और इसका जो बेल्ट है वो खादी का है। ये खादी ग्रामोद्योग ने प्रक्रिया इतना आउट ऑफ मार्केट हो गई, इतनी लोगों ने लेडीज और जेंट्स की ये घड़ी पसंद की है, हम इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो अब हमको हैंडलूम है, हैंडीक्राफ्ट्स है, हनी है, बाम्बू है, बायोफ्यूल्स है, और इसके लिए अभी एग्रो एमएसएमई की बात हम कर रहे हैं, फिशिंग एमएसएमई की बात कर रहे हैं, फॉरेस्ट बेस्ड एमएसएमई की बात कर रहे हैं। और ये सब बातों को ये फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा तो उद्योगों का विकेंद्रीकरण होगा, और मेरा पूरा विश्वास है कि हमारे देश की तस्वीर बदलेगी। एक अच्छी दौड़ने के लिए हमको एक अच्छी साइकिल जोर से चलने के लिए मिली है, जो प्रधानमंत्री जी ने ऑफर की है। इसका फायदा सभी स्टेक होल्डर को मिलेगा, सभी गांव, गरीब, मजदूर, किसान से लेकर बड़ी इंडस्ट्री से छोटी इंडस्ट्री तक, एमएसएमई तक, सबको इसका फायदा मिलेगा। पर नितिन जी, एक तरफ है ये पैकेज, दूसरी तरफ जैसे आज कुछ छोटी बड़ी फैक्ट्रीज में मैं गई रिपोर्टिंग करते हुए, तो उनकी ये दिक्कत थी कि हमारे पास जो श्रमिक हैं वो निकल चुके हैं, वो जा चुके हैं, तो हम कैसे शुरू करें? क्या हम ये समझें कि थोड़ा सा पेशेंस के साथ अब हम आगे देखना पड़ेगा, किस तरीके से जो श्रमिक चले गए अपने अपने गांवों की तरफ या निकल गए बस अपने गांव की तरफ, वो वापस आएंगे ताकि पूरी रफ्तार से अर्थव्यवस्था शुरू हो पाए? देखो, पहली बात तो ऐसे कि आप जो कह रहे वो है, सच्चाई है, पर यह भी सच्चाई है कि अभी हमने नेशनल हाईवे के रोड कंस्ट्रक्शन के काम लगभग शुरू कर दिए, तो वहां भी मजदूर काम कर रहे हैं। पर एक बड़ा चंक जो है वो हमारे यहाँ से चला गया, डर पैदा हुआ, कॉन्फिडेंस नहीं था, मॉरल डाउन हो गया, घर जाने की इच्छा हो गई, और इसके कारण लोग पैदल चलने लगे। और इसलिए मैं जो बात कर रहा हूँ कि पॉजिटिविटी को बढ़ाना, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना, ये बहुत आवश्यक है। और बीच में लॉकडाउन में उनका रोजगार चला गया, तो और इसलिए स्वाभाविक रूप से निराशा से वो जाने लगे। मेरा विश्वास है कि वो लोग फिर से आएंगे, यहाँ के लोग भी काम को लगेंगे। इकोनॉमी, कोरोना के बारे में जो हमारे गाइडिंग प्रिंसिपल्स है उसका पालन करते हुए मजदूर भी वापस आएंगे, और कुछ दिनों में ही हम लोग फिर से रेगुलराइज हो जाएंगे। और अब इसके बाद जो जाने वाले थे वो भी रुक जाएंगे, और फिर अपने काम को शुरू करेंगे, और धीरे धीरे हम पूरे लाइन पर गाड़ी पटरी पर आएगी,
और हम आगे जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। प्रधानमंत्री, अगर इस चीज की बात करते हैं कि लोकल ही ग्लोबल है, कभी जो ग्लोबल ब्रांड है वो भी लोकल ही हुआ करते थे। भारतीय जनता पार्टी का एक विश्वास हमेशा रहा कि किस तरीके से जो स्वदेशी है उसे सबसे ज्यादा अहमियत दी जाए। तो क्या हम समझें कि ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में हम उस स्वदेशी की तरफ भी हैं, बस वही स्वदेशी दूसरे देशों में जाकर ग्लोबल हो जाए, वो नाम कमाए, क्या उसकी शुरुआत हम देख रहे हैं? आपको पता है कि हमारे खादी ग्रामोद्योग में हम डेनिम बनाते, वो जीन की पैंट आप पहनते ना, वो डेनिम बनाते हैं। और वो डेनिम अब लेवाइस करके कोई यूएसए की कंपनी है या शायद यूके की है, वो पूरा हमारा खादी डेनिम खरीदती है और ये इतना पॉपुलर हो गया है। हमारा हैंडलूम, हमारा हैंडीक्राफ्ट, हमारा सीरीकल्चर, हमारा हनी, आज वर्ल्ड हम 10 गुना उसका प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं। देखिए एक बात मैं आपको बताता हूँ, मॉडर्नाइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन ये दो शब्द है। हम मॉडर्नाइजेशन के समर्थक है, वेस्टर्नाइजेशन के नहीं है। स्वदेशी और स्वावलंबन के आधार पर ज्ञान विज्ञान तंत्र विज्ञान का उपयोग करके, टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करके इस समय हमारे देश के एक्सपोर्ट को बढ़ाना, यह सबसे बड़ी देशभक्ति है, यह सबसे बड़ा नेशनलिज्म है। उसके सिवा देश स्वावलंबन की ओर जा नहीं सकता। और इसलिए टेक्नोलॉजी, अगर एक्सपोर्ट बढ़ने के लिए कोई टेक्नोलॉजी हमको स्वीकारनी है तो स्वीकार करेंगे, वो कोई स्वदेशी के उसके विरोध में नहीं होती। और इसलिए मॉडर्न कंसेप्ट जो आधुनिकीकरण का है, मॉडर्नाइजेशन का है, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन का है, हमको प्रोडक्शन कॉस्ट कम करनी पड़ेगी। अगर प्रोडक्शन कॉस्ट कम करनी है तो लॉजिस्टिक कॉस्ट, पावर कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, और बाय टेक्नोलॉजी के द्वारा वो कॉस्ट कम करनी होगी। आपको मोरवी का उदाहरण याद होगा कि पहले मोरवी में टाइल्स बनती थी, बाद में चाइना से टाइल्स इंपोर्ट होना शुरू हुआ, मोरवी लगभग बंद हो गई। मोरवी वालों ने टेक्निकल अपग्रेडेशन किया, प्रोडक्टिविटी बढ़ाई, कॉस्ट कम की, अब चाइना से कोई टाइल्स नहीं आती, मोरवी की टाइल्स फिर से देश में जाने लगी। ये हमारा उदाहरण है। अब हमारे लेदर इंडस्ट्री में 1,45,000 करोड़ का टोटल टर्नओवर होता है, 85,000 करोड़ डोमेस्टिक है और 45 से 55,000 करोड़ का एक्सपोर्ट है। अब हम इसको बढ़ा सकते हैं। हमारे इसमें उसका लेदर क्लस्टर बनाने की बात चल रही। मैंने उनको कहा कि मुंबई दिल्ली हाईवे के बाजू में आप आइए, और निश्चित रूप से वो लोग अगर एक जगह क्लस्टर बनाएंगे तो कॉस्टिंग कम होगा। ऐसे एक एक इंडस्ट्री का विचार करना पड़ेगा। फूड क्लस्टर, लॉजिस्टिक क्लस्टर, अलग अलग प्रकार के क्लस्टर है, उनका विचार करना पड़ेगा और फिर उसके आधार पर नीति बनानी पड़ेगी। और डिजाइनिंग के भी वहाँ सेंटर्स होंगे, वहाँ स्किल्ड करने के भी सेंटर्स होंगे, क्वालिटी भी होगी, टेस्टिंग के भी फैसिलिटी होगी, और इस प्रकार से हम लोग आगे जाएंगे। और वर्ल्ड की इकोनॉमी में निश्चित रूप से हम लोग अब चाइना को धीरे धीरे रिप्लेस करने की कोशिश करेंगे। चाइना ये बहुत आगे चला गया है और ये चाइना के प्रति जो हेट्रेट है वही हमारे लिए बहुत उपयोगी होगा। उसके लिए हमको खुलकर जो वर्ल्ड की इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री हमारे देश में तरफ आकर्षित हो, ऐसे निर्णय, ऐसी नीतियां, ऐसे कानून बनाने पड़ेंगे। और वो बनने के बाद फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी, जिससे निश्चित रूप से एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल खड़ा होगा, पर कैपिटा इनकम, जीडीपी भी बढ़ेगा, इकोनॉमी भी स्ट्रांग बनेगी, और फिर से एक बार हम लोग निश्चित रूप से सुपर इकोनॉमिक पावर बनने की दिशा में आगे जाएंगे। लेकिन नितिन जी, इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन 4.0 की भी बात कर दी। हालांकि उसके लिए हमें इंतजार करने के लिए भी कहा है कि 18 तारीख से पहले पता चल जाएगा। अब कोरोना के साथ जीना सीखना और उसके बाद अपने हिसाब से अपने ऊपर वो बंदिशें इम्पोज करना ज्यादा महत्वपूर्ण इस देश को समझा जाए, या फिर हम ये समझें कि अभी भी हमें बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं की जा सकती हैं, क्योंकि बहुत सारे राज्य तो ऐसा भी कह रहे हैं कि आपने ट्रेन क्यों चला दी, श्रमिक ठीक था लेकिन आपने पैसेंजर ट्रेनें क्यों चला दी। प्लेन के बारे में क्या इस समय ये देश सोचने की स्थिति में है? क्या सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट के लिए सोचने की स्थिति में लोग हैं? क्या ऐसी अपेक्षा कर सकते हैं? देखिए, मैं आपको मजाक में बहुत बार कहता हूं कि ये डबल ढोल की है। अगर ट्रेन नहीं शुरू की तो क्या कर रही सरकार? ट्रेन क्यों नहीं शुरू की? शुरू की तो क्यों शुरू की? क्या होगा? अब ऐसा है कि धीरे से मैं आपको एक बात बताऊं, ये बहुत गहरा संकट है। जात, पंथ, धर्म, भाषा, सेक्स और पार्टी से ऊपर उठकर इकोनॉमी के हित में, देश के हित में हम सबको सोचना होगा। इस समय हम राजनीति करना बंद कर दें, और ये एक बार खत्म होने के बाद हर आदमी में जो भी ताकत है वो आए आगे और करे राजनीति, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोकतंत्र में उसका अधिकार है। पर यह समय उसका नहीं है, वाद विवाद का नहीं है, राजनीति का नहीं है, ये देश को आगे ले जाने का है।
और मुझे लगता है कि वही संकल्प करके सबने आगे जाना चाहिए। जैसे पॉलिटिकल पार्टी सब मिलकर एक दिशा में जाए, लोग एक दिशा में जाए, गांव, गरीब, मजदूर, किसान, इंडस्ट्री, ब्यूरोक्रेसी सब मिलकर एक दिशा में चले। अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक कविता थी, कदम से कदम मिलाना, मिलकर चलना होगा। मुझे लगता है वही अच्छी हमारे लिए सोच है कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती और हम होंगे कामयाब। पॉजिटिविटी और कॉन्फिडेंस के साथ समाज को, देश को एक दिशा में ले जाना होगा और वो प्रधानमंत्री ने काम किया है। वो दिशा देश को मिलेगी और हम सब लोग मिलकर आगे जाएंगे और हमारा देश आगे जाएगा, हमारे राज्य आगे जाएंगे। निश्चित रूप से ये परिवर्तन आएगा, ऐसा मुझे लगता है। ये संकट भी गहरा है, इस पर हम मात करेंगे। नितिन जी, जो राज्यों की का भी जिक्र आपने किया, तो जो राज्य हैं, खासकर गैर बीजेपी शासित राज्य जो हैं, उनको अपनी तरफ से वो कह रहे हैं कि सरकार को हमें पैसे देने चाहिए और हम निर्धारित करें कि किस तरीके से आगे उसका इस्तेमाल होना है। क्या ये स्थिति बेहतर होगी या फिर केंद्र अपनी तरफ से उन सेक्टर्स को आवंटन करे? देखिए, मैं लीडर ऑफ अपोजिशन था महाराष्ट्र के असेंबली में, फिर बीजेपी का अध्यक्ष था महाराष्ट्र का, और फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष बना। देखो, पॉलिटिकल पार्टी अगर, विरोधी पार्टी अगर सत्तारूढ़ पार्टी के साथ बात करती है तो मीडिया कहती है कि ये मैनेज हो गए, और जब तक वो विरोध नहीं करते तो बोलते ये ठीक विरोध नहीं कर रहे हैं। तो अपोजिशन के बेंचेस ही ऐसे हैं और अपोजिशन पार्टी की जगह ऐसी है कि जो उस जगह बैठता है वो उल्टी बातें करता है और करते रहता है। उसकी राजनीतिक मर्यादा को समझकर उसको छोड़ देना चाहिए। पर धीरे धीरे देश में आम विकास की जो बात चल रही है, आर्थिक विकास की, उसमें यूनानिमिटी बन रही है, सहमति बन रही है और हम सब लोग मिलकर जाएंगे। उनके भी अच्छे सुझाव होंगे तो उसका भी विचार करेंगे। यही अच्छा संदेश है। बाकी ये चलता है। और आप भी क्या करती है, इसकी दो बातें बताई तो उसकी एक बातें बताकर दोनों को भिड़ा देते हैं। तो ये चलता ही है लोकतंत्र में। ये हमारे देश की लोकतंत्र की मजबूरी है। करने से ठीक पहले अशोक गहलोत जी और भूपेश बघेल जी मेरे साथ जुड़े थे नितिन जी, और उनकी तरफ से जो आशंकाएं थी वो मैंने आपके सामने रखी। लेकिन देखिए, ये भी तो एक स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा है कि कोई भी, मैं भी बिना डरे आपसे सवाल पूछ सकूं और वो भी बिना डरे अपनी बात रख सके। तो सबने रखी है, तो इसका मतलब स्वस्थ है कम से कम लोकतंत्र के रूप से हम। लेकिन नितिन जी, ये बताइए कि जो अलग अलग विश्व की संस्थाएं हैं वो भारत के लिए जो प्रोजेक्शन दे रही हैं वो बाकी देशों, भले ही हमारा, चलिए अगर कोरोना नहीं होता तो हम उसी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ देख रहे होते, कोरोना नहीं होता तो हम सोचते कि दुनिया में सबसे अच्छा विकास दर के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन वो रिवीजन के बावजूद यही हमारे सामने आ रहा है कि बाकी देश भले ही नेगेटिव में जा रहे हैं लेकिन भारत नेगेटिव में नहीं जा रहा ग्रोथ के हिसाब से। देखिए, एक तो बात सही है कि हम लोग संकट से जा रहे हैं और ये संकट मामूली नहीं है, ये बहुत बड़ा संकट है और इस संकट में अपने को बचाना ये बहुत कठिन बात है। और भारत ये बहुत बड़ा देश है और इस देश में मैं ये मानता हूँ कि इस भारत को बचाना, लोगों को बचाना, गांव, गरीब, मजदूर, किसान का रक्षा करना, इंडस्ट्री को बचाना, एमएसएमई को बचाना और फिर से निगेटिव ग्रोथ में न जाते हुए आगे जाना, ये बहुत कठिन है, चैलेंजिंग है। और एक बात बिल्कुल आपकी सही है कि कोरोना आने के पहले भी हमें काफ़ी अड़चने थी, कोरोना के बाद और अड़चनें बढ़ गई है और अभी भी हमको आगे जाना है। वो मार्ग, भले हम कोशिश बहुत करते हैं, सब कुछ अच्छे डिसीजन भी हुए हैं, हम कामयाब होंगे ये भी विश्वास है, पर ये रास्ता आसान नहीं है। ये रास्ता भी बहुत कठिन है। जो थोड़ी बहुत आर्थिक नीति के बारे में मैं समझता हूँ, ये इतना आसान नहीं है। हमको बहुत मेहनत करके आगे जाना होगा। ये बात जरूर है कि हम में वो क्षमता है, पोटेंशियल है कि हम संकटों पर मात कर सकते हैं। मैं आपको एक बात बताता हूं कि मैंने वो रिचर्ड निक्सन के आत्मचरित्र की बात सबको बताता हूं कि मैं जब स्टूडेंट लीडर था तो हम चुनाव हारते थे, तो मुझे एक बार आया कि छोड़ देना चाहिए। तो मेरे मित्र ने वो किताब भेंट दी थी जब रिचर्ड निक्सन पर वाटरगेट पर आरोप हुए थे, वॉशिंगटन में उनको जगह देने के लिए लोगों ने विरोध किया था। तो उनके जीवनी में एक वाक्य लिखा है, द मैन इज नॉट फिनिश व्हेन ही इज डिफीटेड बट ही इज फिनिश व्हेन ही क्विट्स। युद्ध में हारने के बाद कोई समाप्त नहीं होता, युद्ध भूमि छोड़कर जब भागता है तो समाप्त होता है। तो युद्ध भूमि से भागना नहीं है, युद्ध भूमि में लड़ना है और विजयी होना है, आगे जाना है। और विजयी होने के लिए अनुकूलता भारत सरकार ने अब तैयार की है, प्रधानमंत्री जी ने की है। उसका फायदा लेकर मामला कितना भी कठिन हो, कितने भी कॉम्प्लिकेशंस हो, कितने भी संकट हो, उससे मात करके अब हम ताकत के साथ आगे जाएंगे। इस दृढ़ आत्मविश्वास के साथ
और पॉजिटिविटी के साथ देश को आगे जाना होगा। वो दिशा प्रधानमंत्री जी ने दी है, वो आज की विशेषता है। निश्चित रूप से एक बड़ा बूस्टर डोज मिला है। मुझे लगता है ये कामयाब होंगे हम लोग और हम निश्चित रूप से यशस्वी होंगे। और इस समय में ये सकारात्मक रहना ही सबसे बड़ा हथियार रहता है सबका। बहुत बहुत धन्यवाद नितिन गडकरी जी हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू। तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी हमसे बातचीत कर रहे थे और पूरा विश्लेषण जो ये 20 लाख करोड़ के पैकेज का किया जा रहा है उसके लिए भले ही इंतजार आगे करना हो, लेकिन नितिन जी ये बता गए हमें कि किस तरीके से भारत वाकई आत्मनिर्भर और एक आर्थिक महाशक्ति बन सकता है।